अगर हम ही सरकार बनाएं, हमारे द्वारा ही सरकार बनाया जाए, हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा ही बजट पास किया जाए, बजट पर बहस किया जाए, हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा ही पूरे भारतीय या ब्रिटिश प्रांत के लिए नीति नियम कायदे कानून बनाए जाएं, और साहब यानी वायसराय, प्रांतों में साहब गवर्नर, अगर हमसे थोड़ी भी अगर गलती हो जाए तो आप किनारे खड़े रहिएगा और देखते रहिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, उस गलती को आपको सुधारने के लिए आप तत्पर रहेंगे। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो होम रूलिंग आंदोलन, जिसे 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लागू किया था भारत में, इसे समझने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है। अगर हम पुस्तकीय भाषा की बात करेंगे तो होम रूलिंग आंदोलन को हम आसानी से समझ नहीं पाएंगे। 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस बंगाल विभाजन के बाद लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास बहुत तेजी से हुआ था, और 1916 तक के आते आते तक एक नए राष्ट्रवाद का उदय जो है पूरे भारत में हो चुका था। इसी दरमियान 1907 का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाती है, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया जाता है। जब वो 1912 में छूट के आते हैं तो वो प्रयास करते हैं कि कांग्रेस यानी गरम दल और नरम दल एक हो जाएं, लेकिन फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले के रहते ये संभव नहीं था। तब उस कंडीशन पे भारत में एक नई लेडी का आगमन होता है। आप इसको जानते भी होंगे, आयरलैंड की जो लेडी थी एनी बेसेंट। आयरलैंड में एक होम रूलिंग आंदोलन बहुत ही सलीके से, सक्सेसफुल तरीके से आयोजित हो चुका था, और उसी की तर्ज पर जब बाल गंगाधर तिलक की मुलाकात एनी बेसेंट से होती है, तब दोनों के विचारों में समानता होने के बाद पूरे ब्रिटिश प्रांतों में या पूरे भारत में एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा रखी जाती है, एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है जिसमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक नियमों का उपयोग करते हुए स्वशासन हम प्राप्त कर सके। यानी सरल से सरल भाषा में कहा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश अगर हम पर हमारे शासन को चलाने के लिए कोई अगर नियम कायदे कानून बना रहे हैं और उन व्यक्तियों की संख्या अधिकांश अगर ब्रिटिश है, तो वो उस तरीके से, सही तरीके से कानून और नियम लागू नहीं कर सकते जिस तरीके से हम भारतीय अपनी समस्याओं को पहचान कर अपने हिसाब से उस कानून में परिवर्तन ला करके समाज के हित में कोई फैसला कर सकते हैं। एकदम सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि होम रूलिंग आंदोलन का उद्देश्य ये था, या होम रूलिंग आंदोलन का तात्पर्य था कि अधिक से अधिक, क्योंकि वहां पर दो प्रकार का सिस्टम काम कर रहा था। अगर आप भारत के संवैधानिक इतिहास को ढंग से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जैसे आज हमारे देश में व्यवस्था बनी हुई है, केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा होता है और राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, वैसे ही ब्रिटिश प्रांतों में गवर्नर और उसकी विधानसभाएं हुआ करती थी, और वही विधानसभा विधान परिषद के नाम से ऊपर में केंद्र में दो सदन हुआ करती थी, और वायसराय की कार्यकारिणी जैसी बनी हुई है वैसे ही कैबिनेट हुआ करता था। जैसे आज कैबिनेट है वैसे ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, और प्रांतों में भी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। और उस गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अभी इतने समय के बाद लगातार जब भी एक संवैधानिक नया विकास आता गया, अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा करके कांग्रेस के दबाव के चलते वहां भारतीयों की नियुक्ति करना आरंभ कर दिया था। यानी जितने अधिक से अधिक अगर भारतीय वहां पहुंचेंगे तो हमारे हितों के बारे में बात की जाएगी। तो ये होम रूलिंग आंदोलन शुरू हुआ था कहां से, इसकी चर्चा आज हम करेंगे, पूरा डिटेल इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम होम रूलिंग आंदोलन की बात करते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था 1916 में। ये जो होम रूलिंग आंदोलन था ये दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग जो था वो एनी बेसेंट के अंतर्गत था, और एक भाग जो था वो बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, ध्यान रखिएगा, मद्रास के अडियार नामक स्थान से
होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जॉर्ज अरुंडेल को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और एक खुद जो थी वो अध्यक्ष बनी हुई थी। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि एनी बेसेंट ही इनकी अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, और सितंबर 1916 में मद्रास के अडयार नाम के स्थान से जॉर्ज अरुंडेल की खुद ने उन्होंने अध्यक्षता किया था और सचिव जो है जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। हम बाल गंगाधर तिलक के हम बाल गंगाधर तिलक के अगर होम रूल लीग आंदोलन की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जारी किया गया होम रूल लीग आंदोलन अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलगांव से आरंभ हुआ था। कर्नाटक के बेलगांव से आरंभ हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारे पुस्तक में यहाँ पर पुणा या पुणा शब्द देता है, असल में क्या है वो कर्नाटक का बेलगांव ही था। कर्नाटक के बेलगांव नाम के स्थान पर जहाँ ये संस्था की शुरुआत हुई थी वहां पर पुणा नाम का एक स्थान है, तो वो गांव है वो एक जगह और वो कर्नाटक का है। और अधिकांश लोग ये समझते हैं कि पुणा महाराष्ट्र वाला है, तो पुणा महाराष्ट्र वाला नहीं है बल्कि वो कर्नाटक के बेलगांव से क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जोसेफ, हम अध्यक्षता की बात करेंगे तो जोसेफ बैप्टिस्टा, जोसेफ बैप्टिस्टा को इन्होंने अध्यक्ष बनाया था। अध्यक्ष और सचिव के पद पर दूसरे लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था, खुद उन्होंने किसी प्रकार का पद भी वहां नहीं लिया था। तो ये इनके अध्यक्ष थे, इनके द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जब हम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो एनी बेसेंट के द्वारा जो कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया था, ये इसकी 200 शाखाएं थी पूरे भारत में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 200 शाखाएं थी पूरे भारत में। जबकि अगर हम बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो इनकी मुख्य शाखा महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, बंबई को छोड़ करके, बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार, ये जो दिख रहा है जगह, इतने क्षेत्रों में इनकी शाखाएं स्थापित थी। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने जब आरंभ किया था तो होम रूल एनी बेसेंट द्वारा जारी किए गए होम रूल लीग आंदोलन में लोगों की संख्या उतनी अधिक नहीं थी, भले शाखाएं बहुत अधिक थी। इनकी शाखा में 3 व्यक्तियों से इस संस्था की शुरुआत की जा सकती थी। कुछ ही क्षेत्र ऐसा था एनी बेसेंट का जिन क्षेत्रों में गांव, नगर और शहरों में इनकी शाखाएं स्थापित थी, लेकिन अधिकांश जो शहरें थी, अधिकांश शाखाएं थी वो गांव में स्थापित थी और इनके कोई निश्चित नियम नहीं थे, कोई निश्चित अनुशासन नहीं थे एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन के। इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से इसका सदस्य बन सकता था, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी थी। इन्होंने 2 पत्रिकाएं, एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्रिकाएं कॉमनवेल और ध्यान रखिएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल नाम की 2 पत्रिकाएं इन्होंने क्या किया, दोनों अंग्रेजी भाषा में थी, निकाला। कॉमनवेल और न्यू इंडिया में प्रकाशित लेखों के आधार पर ही जॉर्ज अरुंडेल आगे क्या रणनीति होने वाली है उसकी चर्चा किया करते थे, उसकी प्लानिंग किया करते थे। और जबकि इसी दरमियान बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर ध्यान रखिएगा लिखी थी, जारी की थी। एक था मराठी और एक था केसरी, एक था मराठी और एक था केसरी। इस बात को ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा में नहीं था, अंग्रेजी भाषा में था, जबकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। मराठी ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में था, जबकि केसरी जो है वो मराठी भाषा में था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 पत्रिकाएं मराठी और केसरी निकाला गया इस दरमियान। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जारी किए गए इस कार्यों में एक चीज और बहुत अच्छे से समझिएगा, बाल गंगाधर एनी बेसेंट ने जब होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था तो एनी बेसेंट के द्वारा जारी किए गए होम रूल लीग आंदोलन में बहुत सारे
प्रसिद्ध व्यक्ति तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इस अधिकांश लोग शामिल हो गए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था 1916 में, उसने बहुत अधिक प्रसिद्धि भी पाई। उसमें बहुत अधिकांश प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का जब प्रचार किया गया, तो होम रूल लीग आंदोलन के प्रचार का उद्देश्य था कि भारत में रहने वाले आम लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत कैसे किया जाए, कैसे उनको उनके राजनीतिक अधिकार बताए जाएं, उनका क्या अधिकार है, कैसे उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। यह होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य था, और इससे दबाव बना करके अधिक से अधिक प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति कर दी जाए, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ऐसे सूरत पे उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस आंदोलन को बहुत तेज गति दे दी। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, और ये था कि शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को और बहुत अधिक लोकप्रिय बनाया उन्होंने महाराष्ट्र में। हालांकि गणेश उत्सव तो बहुत पहले से मनाया जाता था महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने इसे और बहुत अधिक प्रसिद्धि के शिखर पर फैला दिया। ठीक है, अब इस बात को हमको बहुत ध्यान से समझना है कि होम रूल लीग आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता गया, लोगों की संख्या बढ़ती गई और सरकार पर इसका दबाव भी बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया, तो ऐसी अवस्था में सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 60,000 रुपए का जुर्माना लागू किया गया उनके लेखों को बेसिक बना करके बाल गंगाधर तिलक के। उसके बदले में मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने उन पर उस पर ध्यान रखिएगा, इस चीज को, एक टीम बनाई और उसके अगेंस्ट कोर्ट गए और कोर्ट में केस जीता। गांधी जी ने कहा भी यह अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी जीत है। उसके बाद यह घटनाक्रम घटित हुआ। वही चीज थोड़ा सा समय बीतने के बाद जब प्रभाव बढ़ने लगा होम रूल लीग का, तो ऐसी अवस्था में जॉर्ज अरुंडेल, एनी बेसेंट, इन सबको जेल के अंदर में डाल दिया गया। और जब इन सबको जेल के अंदर में डाल दिया गया, तो ऐसी अवस्था में बहुत अधिक आंदोलन हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने दबाव बनाया, कांग्रेस ने दबाव बनाया, और जब दबाव बना तो सरकार को मजबूरी में, ध्यान रखिएगा, उनको जेल से रिहा करना पड़ा। और इसी दरमियान अगस्त 1917, है ना, ध्यान रखिए इस चीज को, अगस्त 1917 में, ठीक है, एक प्रस्ताव पास किया गया ब्रिटेन की कॉमन संसद में। अभी ध्यान रखिएगा, जब यह घटना घटित हो रही थी तो चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में आप जानते होंगे। अगर हम मार्ले मिंटो बोलते हैं, तो मार्ले जो शब्द है वो भारत सचिव को बताता है, मिंटो वायसराय को बताता है। वैसे ही क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने पूरी तरह से भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है अपने अधीन कर लिया था और कंपनी को समाप्त कर दिया था। और उसी समय उन्होंने एक भारत सचिव के पद की नियुक्ति की थी। जब भारत सचिव के पद की नियुक्ति उन्होंने की थी, तो वो एक पद लंदन में बैठा हुआ एक व्यक्ति भारत सचिव कहलाता था, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुआ करता था, और सारे प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती थी। ब्रिटिश संसद से भारत सचिव होते हुए वायसराय तक पहुंचा था, पद में वो वायसराय से बड़ा हुआ करता था। तो उसी समय एक लिबरल, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के प्रति सहृदय था, जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू, ब्रिटिश संसद में उसे हम भारतीयों को रिझाने के उद्देश्य से उसको भारत सचिव बनाया। और उसी समय अगस्त 1917 में वहां से, ध्यान रखिएगा, क्या किया गया, वहां से अगस्त 1917 में एक प्रस्ताव पढ़ा गया। और जो प्रस्ताव पढ़ा गया, उस प्रस्ताव में यह बोला गया कि हम बहुत ही जल्द जो है भारत में एक संवैधानिक सुधार हम लागू करेंगे, और हम अधिक से अधिक भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, यानी भारतीयों को अधिक से अधिक उन पर नियुक्त करने का प्रयास करेंगे। भारत को एक संवैधानिक विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रस्ताव उसमें रखा गया। यानी जिस चीज की मांग ये कर रहे थे, ठीक है, संवैधानिक विकास के रास्ते कुछ लॉलीपॉप जैसा चीज हमको दिया गया। जो संवैधानिक विकास होगा उसमें भारतीयों की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाएगी, ऐसा कहा गया। कब किया जाएगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में चर्चा नहीं की गई। सिर्फ इतना बताया गया
कि भारत के लिए एक नया संवैधानिक विकास का ढांचा हम तैयार करेंगे, और कहीं ना कहीं वो एनी बेसेंट के द्वारा जो लीग का जो उद्देश्य था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फुलफिल कर रहा था। ऐसी अवस्था में आगे एनी बेसेंट का कद जो है बहुत बढ़ जाता है, और जब एनी बेसेंट का कद बहुत बढ़ जाता है, उनकी बहुत अधिक प्रसिद्धि हो जाती है, तब जा करके इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब आप आगे जाएंगे तो 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है, कलकत्ता में। और कलकत्ता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ही उनके नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष के तौर पर रखा था। तो श्रीमती एनी बेसेंट को, ध्यान देना इस चीज को, श्रीमती एनी बेसेंट को भारत की पहली, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में बनती हैं। एक डाटा हम और भी समझ लें साथ साथ, 1925 में जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 1925 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, नागपुर में होता है। तो नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है वह है भारत कोकिला। अब ऐसी स्थिति में आंदोलन जो है, होम रूल लीग आंदोलन का प्रभाव थोड़ा सा कम होने लगा, एनी बेसेंट का प्रभाव भी कम होने लगा, और ठीक इंडियन अनरेस्ट नाम का एक समाचार पत्र था, उसका एक संवाददाता था वैलेंटाइन सिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान, ध्यान रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बाल गंगाधर तिलक के कार्यों को उन्होंने प्रश्न चिन्ह करते हुए कहा कि ये व्यक्ति बहुत हल्ला कर रहा है, ये भारतीय अशांति का जनक है। और उन्होंने अपने समाचार पत्र में एक बहुत बड़ा लेख प्रकाशित किया जिसमें बहुत अधिक इनके कार्यों की बुराइयां की गई थी और इनको भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दी गई थी। अब ये बात तिलक साहब को नागवार गुजरी, तो ऐसे कंडीशन पे बाल गंगाधर तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। अब मानहानि का मुकदमा एक दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं, ये घटना घटी हुई 1917 में, और ये 1917 की जो घटना है वो 1920 चली गई। अब बाल गंगा, चूंकि संवैधानिक सुधारों का एक पुलिंदा भारत के मत्थे गढ़ दिया गया था, और उस मत्थे के बाद आंदोलन थोड़ा जब कमजोर होने लगा, बाल गंगाधर तिलक मानहानि के मुकदमे में उनका बार बार आना जाना शुरू हुआ लंदन, और वहीं पर 1 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो चुकी, मृत्यु हो चुकी है। इस बात को भी हमको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। गांधी जी का पदार्पण हो गया था। गांधी जी का जब पदार्पण हुआ तो उस दरमियान 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन छेड़ा गया, असहयोग आंदोलन चालू किया गया। तिथि रखी गई थी 1 अगस्त 1920 को, लेकिन 1 अगस्त 1920 को ही जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तो आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को भले ही हम असहयोग आंदोलन शुरू हुआ लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रायोगिक तौर पर उनकी मृत्यु के कारण बड़े स्तर पर शुरू नहीं किया गया था। कांग्रेस ने भी सितंबर में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ, और नवंबर में नागपुर में अधिवेशन हुआ था, जहां गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे, वहीं से वो गए थे, वहां हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं इस चीज को। तो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था, उस नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने अधिकृत रूप से असहयोग आंदोलन को एक्सेप्ट किया। छुटपुट तौर पर अगस्त महीने से असहयोग आंदोलन तैयार हो चुका था। ठीक है, तो ये होम रूल लीग आंदोलन की कुछ उपलब्धियां हैं। एक फायदा भी बड़ा मिला कि इस होम रूल लीग आंदोलन के बढ़ते दबाव के चलते भारत में 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया, और उसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में बहुत कुछ सुधार किए, परिवर्तन किए। 1919 की बहुत सारी कमियां भी थी, कुछ विशेषताएं भी थी। जैसे सबसे बड़ी कमी थी, कार्टियस ने वहां पर द्वैध शासन लागू कर दिया था। तो द्वैध शासन 2 तरीके से होता है, एक आपने पहले बंगाल में पढ़ा है, आप यहाँ पढ़ेंगे। तो जो द्वैध शासन शुरू हुआ था वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की बहुत बड़ी खराबी थी। ठीक है, तो दबाव बढ़ा, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रूप में होम रूल लीग आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए एक फायदा भारतीयों को मिला। तो उम्मीद है कि होम रूल लीग आंदोलन थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में गांधी जी के बारे में हम चर्चा करेंगे।